गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षा डेली एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है, जिसमें आज के दिन की शुरुआत हम गैलीलियो की प्रतिष्ठित वक्तव्य से करेंगे, जिन्होंने कहा है कि ज्यामिति की रेखाओं और चित्रों में हम वे अक्षर सीखते हैं जिनसे यह संसार रूपी महान पुस्तक लिखी गई है। इसी के साथ ही आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला आर्टिकल है यांत्रिक शिक्षण बनाम मानवीय मेधा के संदर्भ में। दूसरा है नया इतिहास के संदर्भ में, जो चंद्रयान 3 में चांद की सतह पर उतरकर जो इतिहास रचा है उसके संदर्भ में। और तीसरा आर्टिकल है मनोरंजन की मर्यादा के संदर्भ में। इसमें कुछ विश्व के स्तर पर लोगों के दायरे को बताया गया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले आर्टिकल के साथ। पहला आर्टिकल हमारा है यांत्रिक शिक्षण बनाम मानवीय मेधा के संदर्भ में। देखते हैं कि कोरोना काल में शिक्षा क्षेत्र में क्रांति की अलग जगाने अलादीन की चिराग जैसा मुट्ठी में समा कर खुल जाने मेरे स्कूल का करतब दिखाने वाला मोबाइल इतनी जल्दी सिरदर्द बन जाएगा, किसी ने सोचा ना था। शिक्षा में मोबाइल प्रौद्योगिकी का उपयोग किस तरह किया जाए, इसका कैसा स्वरूप हो, इस पर बिना कोई विमर्श हुए पूर्णबंदी के चलते मोबाइल से पढ़ाई एकाएक शुरू हो गई। शिक्षा का यह प्रयोग दुनिया के बहुतेरे देशों को लुभाने लगा। यह धारणा भी बनने लगी कि इससे तो शिक्षा पर व्यय होने वाली भारी भरकम राशि बचाई जा सकती है। मगर शिक्षा गुरु बने मोबाइल से महज 1-1.5 वर्ष में दिखने वाले ढेरों नकारात्मक परिणामों में जैसे सभी की नींद ही उड़ा दी है। दुनिया भर में पहले ही सामाजिक ताने बाने को छिन भिन कर चुके सोशल मीडिया के सबसे बड़े पोषक मोबाइल फोन के दुष्परिणामों पर बहस के बीच पढ़ाई के नाम पर मासूमों के लिए गुरु कम खिलौना ज़्यादा बन गया है, जो जादू का पिटारा लगने लगा है। देखते ही देखते मासूमों को लत लग गई है और अभिभावक समझ भी नहीं पाए हैं। तो ये आर्टिकल में कोरोना काल के बाद से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति की अलग जगाने के संदर्भ में वो देखा गया है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में मोबाइल प्रौद्योगिकी के उपयोग का किस तरीके से सकारात्मक से नकारात्मक की ओर उसका प्रभाव बढ़ रहा है, उसके संदर्भ में। इसी के साथ ही संयुक्त राष्ट्र के शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 के, जिसका शीर्षक टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन आर टूल ऑन हुज टर्म्स में स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हुए शिक्षा के मानव केंद्रित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया है। रिपोर्ट बताती है कि 14 देशों ने मोबाइल उपकरण के चलते छात्रों पर ध्यान भटकने और सीखने की प्रवृत्ति पर नकारात्मक प्रभाव स्वीकार किया है। इसके बावजूद ज़्यादातर स्कूल इस पर रोक नहीं लगा सके। एक अध्ययन के हवाले से बताया गया है कि महज 2 वर्ष के बच्चे से 17 वर्ष तक की आयु के युवाओं में ज़्यादा समय तक स्क्रीन पर आंखें गड़ाए रहने में कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई हैं, जो अमूमन इस उम्र में नहीं होती है। इससे न केवल बच्चों की जिज्ञासा तेजी से घटी है, बल्कि उसमें अवसाद सहित आत्मनियंत्रण और भावनात्मक स्थिरता में भी बुरी तरह से प्रभावित दिखी है। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे किस एज के हैं, 2 वर्ष से 17 वर्ष की आयु के बच्चे इसमें ज़्यादातर देखे गए हैं, और जिनमें में अवसाद सहित आत्मनियंत्रण और भावनात्मक स्थिरता में बुरी तरह से इसको प्रभावित किया हुआ है। इतना ही नहीं है कि बच्चों के डेटा उजागर होने की शिकायतें भी आई हैं, क्योंकि केवल 16% देशों में कानूनन शिक्षा में डेटा की गोपनीयता की स्पष्ट गारंटी दी गई है। वहीं एक विश्लेषण से पता चलता है कि कोरोना काल के दौरान मुनाफाखोरों के हथकंडों की मातमाम तरह की सुदूर शिक्षा प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों की जैसे बाढ़ आ गई है। बिना जांचे परखे इनके उपयोग का अनुमोदन तक न हो गया है। यूनेस्को ने भी माना है कि मोबाइल के अत्यधिक उपयोग से शिक्षा बुरी तरह प्रभावित हो रही है, और उस जरूरत को रेखांकित किया है जिसमें डिजिटल तकनीक उपकरण से अधिक हमारी जरूरत प्राथमिकता बन गई है। तकनीक के इस दौर में डेटा गोपनीयता अहम होती है, और मगर मासूमों के हाथ में ऐसे डेटा उपकरण कितने और कैसे किस तरह सुरक्षित होंगे, इस पर क्या कभी सोचा गया है? या एक क्वेश्चन मार्क उठता है कि कभी कौतूहलवश तो कभी अचानक स्क्रीन पर दिखने वाले लुभावने और नए नए तौर तरीकों के संदेशों ने भरमाया है, कि कभी एकाएक आए गुमनाम संदेशों को देखने की जिज्ञासा ने अनजाने ही पूरे डेटा दूसरी ओर बैठे साइबर चोरों के हाथों में पहुंचा दिया। यूनेस्को की इस रिपोर्ट में डिजिटल शिक्षा द्वारा उत्पन्न विषमताओं को रेखांकित किया गया है। साथ ही कोरोना के दौरान विश्व भर में लगभग 50 करोड़ बच्चे अनचाहे की बेलगाम में ऑनलाइन मंचों की तरफ आगे बढ़ गए हैं। इससे भी शिक्षा से तो वंचित हो गए हैं, लेकिन साथ ही ये साइबर अपराधियों के शिकार भी बन गए हैं।
अपने जाल में फंसाकर उन्होंने गेमिंग या बुलिंग के जरिए बच्चों को बेतहाशा और कई तरह के शोषण किया और इन अपराधियों का शिकार न हो जाने के कितने घरों के चिराग बुझ गए हैं। यूनेस्को की महानिर्देशक ऑड्री अजूले ने इस बारे में सचेत करते हुए कहती हैं कि डिजिटल क्रांति में संभावनाएं तो अपार होती हैं, लेकिन जिस तरह से समाज में इस पर कानूनन कि नकल की चेतावनियां भी हैं, वह ठीक वैसे ही शिक्षा में इसके प्रयोग पर ध्यान देना जरूरी होता है। वे भी मानती है कि इनका प्रयोग बृहद शिक्षा अनुभवों तथा छात्रों अध्यापकों की बेहतरी के लिए होना चाहिए, न कि उनके रास्तों में व्यवधान डालने के लिए। और अगर मान भी लें कि तकनीक ने कई अवसर पैदा किए हैं, तो इनके दुष्परिणामों को जल्द ही नियंत्रण कर लिया जाएगा। लेकिन इस सच्चाई से कैसे इनकार किया जा सकता है कि दुनिया में 4 में से 1 प्राथमिक विद्यालय में आज भी बिजली नहीं है। ऐसे में तकनीक में से शिक्षा में परिवर्तन की राह पर चल पड़ी दुनिया के सभी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए समयमान लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। ऐसा होने पर भी वंचित वर्ग भी इसके दायरे में आ सकेगा और तभी शिक्षा में समानता की बात युक्तिसंगत लगेगी। इसी रिपोर्ट में दिख रही चिंता सही प्रतीत होती है, जिसमें कहा गया है कि शिक्षा का अधिकार सार्थक कनेक्टिविटी के अधिकार का पर्यायवाची बना हुआ है। अब जब दुनिया एक अत्याधुनिक विधा या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि कृत्रिम मेधा की ओर जाती दिख रही है, तो दबाव और मुश्किलें और बढ़ जाती है। सच है कि दुनिया ने अभी तक कुछ ही देश हैं जो तकनीक के क्षेत्र में लंबी छलांग लगा रहे हैं, जहां जल्दी जल्दी नई नई तकनीक अपनाई जा रही है। ऐसे में शेष दुनिया को इनसे पीछे रहना और मोबाइल तक सिमटना एक अभिशाप जैसा है। समूची दुनिया का समानता के लिए नई तकनीक से जुड़ना अभी बेहद कठिन है। कहीं ना कहीं यूनेस्को भी यह मानता है कि तकनीक की विकास शिक्षण तंत्रों पर अपने अनुरूप ढलने के लिए दबाव पैदा कर रहा है। वही कृत्रिम मेधा के बढ़ते आकर्षण के बीच डिजिटल साक्षरता और तार्किक सोच यानी कि किसी की कही गई बात को आंख मूंद कर मान लेने की बजाय उसे समझना, उसके बारे में जानकारी जुटाना, विश्लेषण करना और उसके बाद सच्चाई को परख कर निर्णय लेने के महत्व को समझना जरूरी हो गया है। इस संबंध में किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि 54% देशों ने ऐसे कौशल के विकास को जोड़ दिया है जो भविष्य में काम आएंगे। वहीं 51 में से केवल 11 देशों ने ही कृत्रिम मेधा के पाठ्यक्रम को शामिल किया है। यह भी सच है कि डिजिटल दुनिया में गोते लगाने के लिए किसी खास क्षमता या कौशल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन यांत्रिक शिक्षा में उपयोग के लिए शिक्षकों को तो पूरी तरह दक्षता से प्रशिक्षित करना ही होगा। साफ होता है कि काम स्कूल में अध्यापक कर सकते हैं, वह मोबाइल फोन नहीं कर पाएगा। यूनेस्को भी मानता है कि तकनीक का विकास शिक्षण तंत्रों को उनके अनुकूल ढलने के लिए दबाव पैदा कर रहा है। वहीं कृत्रिम मेधा के आने से डिजिटल साक्षरता और तार्किक सोच का काम कोई जानकर या दक्ष अध्यापक ही कर सकता है। जाहिर है कि वह मोबाइल नहीं होगा। वास्तव में एक ऐसे मानव केंद्रित नजरिए की जरूरत है जहां डिजिटल तकनीक बस एक उपकरण के रूप में काम करे, जबकि अभी भी यह स्थिति बनी हुई है कि डिजिटल तकनीक खुद ही प्राथमिक स्थान ले बैठती है। इससे नियंत्रित तो सीमित करना होगा। इस बात का भी गंभीरता से ध्यान रखना होगा कि व्यवस्थाएं और प्रौद्योगिकी कोई भी हो कभी भी किसी अध्यापक का स्थान नहीं ले पाएगी और ये केवल अध्यापकों के द्वारा पढ़ाई जाने वाली कक्षाओं में गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने का सहारा बने, ना कि लोग इनके सहारे हों। यह एक ऐसे मानव केंद्रित नजरिए की जरूरत है जहां डिजिटल तकनीक बस एक उपकरण के रूप में काम करता है। इसी के संदर्भ में इस आर्टिकल को दिखाया गया है और इसमें जो अभी भी जो स्थिति है वह डिजिटल तकनीक खुद ही प्राथमिक स्थान तो ले बैठी है, लेकिन इसको नियंत्रित और सीमित करना होगा। इस बात पर गंभीरता से भी ध्यान रखना होगा कि व्यवस्थाएं और प्रौद्योगिकियां कोई भी हों कभी भी किसी अध्यापक का स्थान नहीं ले पाएंगी। तो इसके संदर्भ में इस आर्टिकल को बताया गया। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है नए इतिहास के संदर्भ में। निश्चित रूप से यह कहा गया है कि सभी देशवासियों के लिए खूब बधाई और खुश होने का मौका मिला। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया। यूँ इस बार तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो ने जैसी तैयारी की थी उससे पहले ही उम्मीद दिख रही थी कि देश के विज्ञान का एक नया आसमान छूने जा रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में हुए प्रयोगों ने अब तक के अनुभवों को देखते हुए अंतिम पल तक सबकी सांसें एक तरह से रुकी हुई थी। और यह स्थिति स्वाभाविक ही थी, क्योंकि ऐसे अभियानों में आखिरी के कुछ पल सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। लेकिन 14 जुलाई के बाद अभी अपनी 40 दिन की यात्रा पूरी कर चंद्रयान 3 बुधवार शाम को ठीक जिस पल चांद की सतह पर कामयाबी के साथ उतरा है, उस पल ने दुनिया भर में देश का माथा ऊंचा कर दिया है। आज भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने में अपना झंडा लहराया। इसके साथ ही एक बार फिर यह साबित हो गया है कि
विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में देश के वैज्ञानिकों और खास तौर से इसरो ने जिस स्तर पर जाकर काम किया है, उसने आज दुनिया भर में भारत को एक बड़ा सम्मान दिलाया है। हालांकि इसके पहले अंतरिक्ष में अन्य तमाम उपलब्धियों के लिए देश ने सफलता की एक लंबी श्रृंखला कायम की है, लेकिन चंद्रयान 3 के अभियान को दुनिया भर में जिस तरह से देखा जा रहा है, उससे भी इसकी अहमियत की पुष्टि होती है। अब ताज़ा सफलता के साथ ही अंतरिक्ष कार्यक्रम में भारत को एक नई और बेहतर जगह बनेगी। यह बेवजह नहीं है कि चंद्रयान 3 के चांद की सतह पर उतरने के साथ ही तमाम बड़े देशों उनके नेताओं की ओर से भारत के लिए विशेष बधाइयां भेजी गई हैं। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि दुनिया के कई वैसे देश जो विज्ञान और तकनीकी के मामले में दुनिया भर में अग्रणी माने जाते हैं, भारत आज उनके समानांतर खड़ा होने और कई मामलों में आगे निकल जाने का सफर उसने तय कर चुका है। यह भी है कि कुछ ही दिन पहले रूस का तब झटका लगा था जब लूना 25 चांद की सतह पर पहुंचने के पहले ही तबाह हो गया था। जाहिर है कि भारत ने इस क्षेत्र में भी अपनी क्षमता साबित की है, लेकिन इसका लाभ दुनिया भर को मिलने वाला है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि चंद्रयान 3 का मिशन पूरी मानवता के लिए और यह मानवतावादी विचार पर आधारित है। अंतरिक्ष को जानने समझने के क्रम में भी हमारा विज्ञान आज नई ऊंचाइयों को हासिल कर सका है और दुनिया एक ऐसे अंधेरे युग से निकल सकी है, और इस क्रम में कई देशों के अभियानों के जरिए अंतरिक्ष के अनंत में आकाश के बारे में समझने को मदद मिलेगी। अब चंद्रयान 3 इसमें नया अध्याय रचने जा रहा है और इसरो की ओर से दी जाने वाली जानकारी के मुताबिक चंद्रयान 3 के लिए मुख्य रूप से 3 उद्देश्य निर्धारित किए गए, जिसमें चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा की सतह पर कहीं जाने वाले रेजुलित पर लैंडर को उतारना और घुमाना, लैंडर और रोवर से चंद्रमा की सतह पर शोध कराना। जाहिर है कि कामयाब का पहला चरण शानदार तरीके से पूरा करने के बाद अब चंद्रयान 3 के जरिए चंद्रमा के बारे में हासिल किया जा सकेगा और वह पूरी दुनिया के लिए उपयोगी होगा और यह सभी देशवासियों के लिए भी गर्व के पल होंगे। यह चंद्रयान 3 के संदर्भ में आर्टिकल रहा। अब हमारा तीसरा आर्टिकल आता है मनोरंजन की मर्यादा के संदर्भ में, कि दुनिया भर में तकनीकी के विस्तार के साथ साथ जैसे जैसे इस तक लोगों की पहुंच का दायरा बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका असर भी साफ देखा जा सकता है। खासतौर पर मनोरंजन के माध्यम के रूप में पिछले कुछ सालों के दौरान इंटरनेट पर ओवर द टॉप यानी OTT मंचों का प्रसार तेजी से हुआ है। कंप्यूटर के अलावा ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन होने की वजह पर इस पर प्रसारित सामग्रियों तक लोगों की पहुंच बनी हुई है। सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर ज्ञान विज्ञान से संबंधित सामग्रियां भी मौजूद हैं, जिनका लाभ वयस्क या बच्चे उठाते हैं। इसे तकनीक के सकारात्मक विस्तार के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके समानांतर इन पर प्रसारित फिल्मों और अन्य कार्यक्रमों की भाषा और प्रस्तुति को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। खासतौर पर OTT मंचों पर ऐसी फिल्में भी सबके लिए सुलभ हो गई हैं जिनमें कई बार अश्लील भाषा का इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है। धीरे धीरे यह लोगों की सोचने समझने की प्रक्रिया को दूषित करता है। इसका एक चिंताजनक प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ रहा है, जो अनजाने की अवांछित सामग्रियों के संपर्क में आ जाते हैं। शायद यही वजह होती है कि हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर कहा था कि सोशल मीडिया और OTT मंचों पर विषय वस्तु को विनियमित करने के लिए नियमित और दिशा निर्देश तैयार करने के लिए तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अदालत ने सार्वजनिक और सोशल मीडिया मंचों पर अश्लील भाषा को गंभीरता से लेने के लिए रेखांकित किया है, जो कम उम्र के बच्चों के लिए आसानी से सुलभ होगा। इसी संदर्भ में अब केंद्र सरकार ने भी दिल्ली उच्च न्यायालय को आश्वासन दिया है कि सोशल मीडिया मंचों को और मध्यावर्ती संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली इसकी नीति आवश्यक नियम विनिमय शामिल होंगे, जो ये मंच अश्लील भाषा और अपवित्र आचरण से मुक्त हों। गौरतलब है कि एक OTT मंच पर प्रसारित एक वेब सीरीज के इस्तेमाल भाषा के बारे में सख्त टिप्पणी करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा था कि अभद्र भाषा के रूप में अश्लीलता का इस्तेमाल महिलाओं को अपमानित करता है, क्योंकि अपशब्द और अश्लीलता महिलाओं को सिर्फ देह और वस्तु के होने की संदर्भित करता है। दरअसल आज कई OTT मंचों पर प्रस्तुत फिल्मों और सीरीज में जैसी सामग्रियां परोसी जा रही हैं, उसके पीछे कोई तर्क नहीं होता है, लेकिन कलात्मक और भदेसपन और खुलेपन के नाम पर भी जैसी भाषा और जैसे दृश्य प्रदर्शित किए जाते हैं, उसे वास्तविकता के तत्वों को बढ़ाने वाला बताया जाता है। हकीकत यह होती है कि इनका असर उन लोगों पर पड़ता है जो भाषा और दृश्यों के जरिए समाज के सोचने समझने की दिशा के बारे में परिपक्व तरीके से नहीं सोच पाते। आज स्मार्टफोन और अन्य संसाधनों तक पहुंच की वजह से बहुत सारे बच्चे भी OTT मंचों पर पिछली फिल्में और सीरीज को देखने में दिलचस्पी लेते हैं। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि बच्चों का कोमल मस्तिष्क ऐसी संवेदनशील परिस्थितियों से गहरे तक प्रभावित होता है, जो एक तरह से उनका समाजीकरण भी होता है। ऐसे में
में अश्लील भाषा या सामग्रियों के जरिए उनके भीतर कैसी सोच समझ बनती होगी। इस चिंता का मजबूत आधार है कि समाज में या फिर किसी दृश्य माध्यम से अभद्र भाषा का इस्तेमाल महिलाओं के खिलाफ दोयम दर्जे की मानसिकता का ढांचा तैयार करता है। इसलिए इस मसले में अदालत की चिंता और केंद्र सरकार के रुख के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इस दिशा में ठोस मानक तैयार किए जाएं। अभिव्यक्ति की आज़ादी को बाधित किए बिना भी लोगों को समाज को आगे ले जाने के मददगार साबित होगा। इसके संदर्भ में यह आर्टिकल है। यहाँ पर ये आर्टिकल, आज के आर्टिकल फिनिश होते। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आर्टिकल के साथ मिलेंगे। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।